Good morning, good afternoon and good evening. This is Ram Bishnoi and you're watching Geography Group. आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस का हमारा जीनियस बैच। इससे पहले भी हम कंप्लीट सोशल साइंस को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त हमने डिस्कस किया था सभी चैप्टर्स को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था और कुछ एपिसोड्स के थ्रू हमने उन चैप्टर्स को डिस्कस किया था। उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि सर आप एक सिंगल एपिसोड में एक चैप्टर को लेकर के, ताकि हमारे कंसेप्ट बेटर वे से क्लियर हो पाए। दूसरा ये था कि हमें एनटीएससी के ऊपर भी फोकस करना है, तो एनटीएससी प्लस आपके बोर्ड्स को देखते हुए हम ये जीनियस बैच लेके आए, जिसमें हमारा फोकस रहेगा एनटीएससी के ऊपर और फोकस रहेगा आपके बोर्ड्स के ऊपर भी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स को। हमारी सबकी हैबिट होती है कि जब हम नई क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर हमने क्या पढ़ा था और इस बार हम क्या पढ़ने वाले हैं, दोनों चीज़ें। तो आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल साइंस आपकी सिविक्स की जो बुक है उसमें लास्ट ईयर आपकी 6 चैप्टर्स थे, इस बार आपके 8 चैप्टर्स है। तो आपको लगा होगा कि बोर्ड क्लास का मतलब है थोड़ा सा हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने पेज भी आपके काउंट कर लिए हैं। आपकी क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस की बुक में 112 पेज थे, 112 पेजेस थे, और यहाँ पर भी 112 पेज है। भाई ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा हमें। जो चैप्टर्स जरूर 8 हो गए हैं, 8 हो गए हैं, लेकिन चैप्टर्स छोटे छोटे रहने वाले हैं और बहुत ईजी रहने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस की आपकी बुक की एक और स्पेशलिटी है, बहुत अच्छी बात है। 10th क्लास में जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसने भी इनको राइट किया, बड़े अच्छे तरीके से राइट किया। यहाँ पे कंसेप्ट फॉर्मेशन मेथड को यूज किया गया, यानी हर चैप्टर में हमें कहानी मिलेगी, स्टोरी मिलेगी, और उस कहानी के थ्रू हम चैप्टर को समझेंगे। बहुत मजा आने वाला है हमें, बहुत इजी लगने वाली है हमारी क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर के साथ, जो कि है सत्ता की साझेदारी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, और उसके बाद इस छोटे से चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि इस चैप्टर में रहेगा क्या। तो इस चैप्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे हमारे लास्ट 10th जो 9th क्लास थी, 9th क्लास में हमने लोकतंत्र की बात की थी। यानी कि हमने क्या पढ़ा था क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस में, हमने पढ़ा था लोकतंत्र, लोकतंत्र और लोकतंत्र। डेमोक्रेसी की बात की थी। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, लोकतंत्र में चुनाव कैसे होते हैं, लोकतंत्र में संविधान की क्या भूमिका होती है, हमारे अधिकारों की बात की थी, ये सब कुछ किया था। तो हम लोकतंत्र की उसी कहानी को, उसी टूर को आगे कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि यहाँ पर भी हम डेमोक्रेसी की ही बात करेंगे। यानी जब तक हम 10th क्लास कंप्लीट करेंगे हमें डेमोक्रेसी के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा। ओके, तो इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बेल्जियम की कहानी, यानी कि सत्ता की साझेदारी को हमें समझना है। तो उसको समझाने के लिए दो कहानियां दी गई, एक तो बेल्जियम की कहानी और एक है श्रीलंका की कहानी, जो हमारा पड़ोसी देश है। इन दोनों की कहानी दी गई, उनके द्वारा बताया गया कि वहां पर किस प्रकार से अलग 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 धर्मों के या फिर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। वहां की समस्या को हमारे सामने रखा गया और फिर बताया गया कि दोनों देशों ने अलग अलग तरीके अपनाए उन समस्याओं को डील करने के लिए, उनका सामना करने के लिए। उनके जो तरीके थे, मेथड थे, वो अलग अलग अपनाए गए। उसके परिणाम फिर नेचुरली अलग अलग निकलेंगे जब अलग अलग तरीके से उन समस्याओं को डील किया गया। तो इन कहानियों के द्वारा हमें पता चलेगा कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। फिर इन दोनों कहानियों के बाद हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। ओके, और उसके बाद हम बात करेंगे, लास्ट में एक और हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि सत्ता की साझेदारी कैसे की जाती है, डेमोक्रेसी में हमारे देश में कैसे की जाती है। तो ये चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें सब कुछ पहले से पता था, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सत्ता की साझेदारी के साथ। सबसे पहले हमें समझना सत्ता की साझेदारी क्या होती है। ओके, इसको आप साझेदारी भी कह सकते हो, साझेदारी दोनों एक ही शब्द है। ओके, तो सत्ता की साझेदारी क्या है ये हमें सबसे पहले पता लगाना है। सत्ता की साझेदारी, आप घर पे देखा होगा, आपके घर पे काम कौन करता है? आपके मामा करते हैं, अकेले मामा करते हैं, कभी कभी आप भी हेल्प करवाते हैं, कभी कभी आपके फादर भी हेल्प करवाते हैं। आप हेल्प करवाते हैं मतलब संडे को आपने साफ सफाई करवा दी, हेल्प करवा दी है, या फिर आपने अगर अपनी ड्रेसेस, अपने शूज, अपनी बुक्स सही जगह पे रखते हो तो वो भी आपकी हेल्प है। ओके, आपके फादर हैं, आपके पिताजी डेड, वो अगर जॉब पे जाते हैं तो वो भी एक तरीके से हेल्प करवा रहे हैं। संडे को वो भी हेल्प करवाते होंगे, कुकिंग अगर नहीं आती तो कुछ बाहर का काम करते होंगे। तो हम मिल बांट कर काम करते हैं घर पर, मिल बांट कर। इससे क्या होता है? इससे एक तो कोऑर्डिनेशन, आपस में प्यार बना रहता है, बना रहता है ना। काम जल्दी निपट जाता है, शांति से निपट जाता है, अच्छे तरीके से निपट जाता है। और साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे पल मिल जाते हैं जिसमें हम फुर्सत के पल कह सकते हैं, मिल बैठ करके बातें कर पाते हैं, माहौल अच्छा रहता है। ये क्या है? ये सत्ता की साझेदारी है।
यानी कि शक्तियों का बंटवारा कर लिया, मिल बांट करके हम कार्य करें तो इससे क्या रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं ना। शांति, अच्छे तरीके से काम हो रहे हैं, समय पर काम हो रहे हैं, जल्दी से काम हो रहे हैं। ये सत्ता की साझेदारी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपके स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। आपके स्कूल में आपने देखा होगा कि आपके क्लास इंचार्ज हैं, अलग अलग क्लासेस के अलग अलग इंचार्जेस होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे क्लब बने होते हैं, जैसे यंग ज्योग्राफर क्लब होगा, पॉलिटिकल साइंस का क्लब होगा। ऐसे वो क्लब बने होते हैं, उनके इंचार्जेस अलग अलग होते हैं। डिसिप्लिन इंचार्ज अलग होगा, मिड डे मील इंचार्ज अलग होगा, एडमिशन इंचार्ज अलग होगा, एग्जाम इंचार्ज अलग होगा। होते हैं ना ऐसे। अब देखो काम कितने अच्छे से होता है, काम मिल बांट करके करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से हो जाते हैं। अगर यही काम प्रिंसिपल सर अकेले करना चाहे तो कैसा होगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, होच पोच हो जाएगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ये भी सत्ता की साझेदारी, यानी कि शक्तियों को बांट दिया गया कि आप ये काम करोगे, आप वो काम करोगे, उससे वो रिजल्ट कितनी बेहतर रिजल्ट निकले, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सभी स्टूडेंट्स की स्टडी भी बेहतर तरीके से हो पाई, और जो चाहिए था वो मिला, जो भी आउटकम्स चाहिए थे। ये सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है, शक्तियों का बंटवारा, यानी कि सत्ता को बांटना, पावर्स को बांटना। अब अगर इसकी बात की जाए कि सत्ता को बांटना, इससे क्या होगा, इससे देश मजबूत होगा। मैं कह रहा हूं कि इससे देश मजबूत होगा। अब आपको लगेगा मतलब शक्तियां हैं, आपके पास शक्तियां हैं और आप शक्तियों को बांट दोगे तो आपको लगेगा मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, अब यहां मजबूत कैसे होऊंगा। लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा होता है, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि जब हम शक्तियों को बांटते हैं तो हम मजबूत होते हैं। यहाँ पे ज्यादातर आप में से ये सोच रहे होंगे कि सत्ता को बांटना मतलब सत्ता को विभाजित करना, यानी कि अपनी पावर्स को दे देना दूसरे को, इससे देश कमजोर होगा। ऐसी बात पास्ट में भी थी। अगर हम पास्ट की बात करें तो वहां पर भी ऐसा ही कंसेप्ट होता था। वहां ये माना जाता था कि सारी शक्तियां हैं वो एक व्यक्ति या एक स्थान पर व्यक्तियों के समूह, एक ही स्थान पर स्थित व्यक्तियों के समूह के पास होनी चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था, राजतंत्र होता। राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र। राजा का तंत्र समझते हो ना, जो हम पहले मुगल वंश को हम देखते आए, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, वो क्या था, वो राजतंत्र था। तो उसमें ये सिस्टम होता था कि सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ताकि वो जल्दी से निर्णय ले पाए, जल्दी से उनको लागू कर पाए। ओके, ऐसा माना जाता था। लेकिन अब जैसे ही लोकतंत्र आया है, लोकतंत्र समझते हो ना, लोगों का शासन, जिसमें लोग खुद की सरकार चुनते हैं, लोग अपने शासकों को चुनते हैं और उनको बदल भी सकते हैं। ओके, तो लोकतंत्र के साथ ये जो धारणाएं हैं वो बदल गई है। अब लोग खुद शासन करते हैं और उनके पास शक्तियां होती है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शक्तियां होती है, एक व्यक्ति के पास शक्तियां नहीं होती, तो वो सत्ता की साझेदारी कहलाती है। ओके, तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो कि सत्ता की साझेदारी क्या है, कि शक्तियों के बंटवारे को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। इसमें शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती, बल्कि बहुत सारे व्यक्ति या फिर संस्थाओं के पास होती है। तो इसे बोलेंगे हम सत्ता की साझेदारी। ये कंसेप्ट अभी आपको इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा कि मतलब ऐसे कैसे हो गया कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया और देश मजबूत हो गया। ये हम दोनों कहानियां पढ़ेंगे। लास्ट में जब हम पहुंचेंगे कि शक्तियों की जो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम की कहानी की। बेल्जियम की कहानी, कई बार ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बेल्जियम के ऊपर एक नोट लिखिए, या बेल्जियम की जनजातीय या निर्जातीय जो बनावट है, जातीय बनावट या फिर निर्जातीय बनावट है, उसके ऊपर नोट लिखिए। तो यहाँ पर निर्जातीय बनावट का अर्थ होता है कि वहाँ की सांस्कृतिक बनावट, कि वहाँ पर कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं, कितने धर्मों के लोग रहते हैं, तो ये सभी वहाँ की निर्जातीय या फिर जातीय बनावट कहलाएगी। ओके, तो बेल्जियम क्या है, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी सीमाएं जर्मनी के साथ भी लगती है। जर्मनी के लगभग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है, उत्तर पश्चिमी दिशा में। ओके, इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ से अधिक। अगर हम कंपेयर करें अपने राज्यों से तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा है बेल्जियम से। हरियाणा की पॉपुलेशन है उसकी लगभग आधी पॉपुलेशन हो जाती है ये। तो एक छोटा सा देश है, यूरोप का देश है, और यहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है, जो कि दिल्ली और हरियाणा इनकी पॉपुलेशन से भी कम है। इस छोटे से देश की जातीय जो संरचना है वो बहुत जटिल है। वैसे तो इन्होंने लिख दिया बहुत जटिल है, लेकिन अगर हम दिल्ली से कंपेयर करें, अपने इंडिया से कंपेयर करें, तो भाई कुछ भी नहीं है वहाँ की जातीय संरचना। अपने यहाँ पे जितनी वैरायटी, वेरिएशंस, डाइवर्सिटीज, विविधता मिलती है, उतनी तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलती।
ओके। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम समझेंगे कि वहाँ पर जातीय जो बनावट है, जातीय जो संरचना, वो जटिल कैसे है। जटिल इसलिए कि वहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ी और भी ये कहानी उलझी हुई है। इस देश की जो कुल आबादी है, कुल जो जनसंख्या, उसमें से 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्लेमिश इलाका है, 59% है। वो कहाँ रहते हैं? 59% वो रहते हैं फ्लेमिश क्षेत्र में। और कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा। यानी कि जो डच भाषा बोलने वाले वो मेजोरिटी में, मेजोरिटी समझते हो ना, जिनकी संख्या ज्यादा हो। इसके अलावा 40%, जो 40% जो लोग हैं वो वालोनिया या फिर वेलोनिया इलाका कह सकते हो, वेलोनिया इलाके में रहते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है। और 1% जो रह गए वो बोलते हैं जर्मन। यानी कि 3 भाषी लोग हैं वहां पर। सबसे ज्यादा डच भाषी 59%, दूसरे आ जाते हैं फ्रेंच भाषी जो वेलोनिया इलाके में रहते हैं 40%, और 1%, 1% जो लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। ओके, तो ये 3 भाषी लोग हैं। और इसके साथ साथ वहाँ की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो ब्रुसेल्स है, जो कि पूरे यूरोप की भी राजधानी है अभी। जो ब्रुसेल्स है, वहाँ पर कहानी थोड़ी अलग है। वहाँ पर जो फ्रेंच भाषी है, क्योंकि पूरे देश में क्या है, वो माइनॉरिटी में ना कम संख्या है, डच भाषी ज़्यादा है, लेकिन ब्रुसेल्स में उल्टी है कहानी। यहाँ पे ज़्यादा जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 80%, 80% लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 20%, 20% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। ओके, ऐसे कहानी उनकी उलझी है। लेकिन कहानी इतनी नहीं उलझी। कौन सी बड़ी बात है जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ होती है उनके आर्थिक विकास को लेकर के। गड़बड़ क्या होती है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक मतलब जो फ्रेंच भाषी है, जो फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, वो ज़्यादा धनी हैं, ज़्यादा पावरफुल है। सरकारी नौकरियों की बात की जाए तो वहाँ पर भी उनका शेयर ज़्यादा है। यानी कि उनके पास संसाधन अधिक है, धनी है, समृद्ध है, शक्तिशाली है। और इस बात से समस्या हो जाती है। समस्या ये हो जाती है कि जो डच भाषी है, उस समुदाय को लगता है कि उनका जो आर्थिक विकास या शिक्षा का लाभ है वो बाद में मिला, कि हम पीछे रह गए। और पीछे क्यों रह गए? उन्हें ये लगता है कि फ्रेंच भाषी जो लोग हैं वो हमें आगे नहीं आने दे रहे। मतलब कहानी यहाँ बिगड़ गई। यहाँ पर आपस में तनाव फैलना शुरू हो गया। उनको लगा कि उनका विकास है, उनके हिस्से का जो विकास है वो फ्रेंच भाषी के पास चला गया, इसलिए वो पीछे रह गए, जबकि उन्हें आगे होना चाहिए था। इससे क्या होता है? इससे बात और बिगड़ जाती है। और 1950 और 60 के दशक के दौरान डच भाषी और जो फ्रेंच भाषी समुदाय है उनके बीच में जो तनाव है, इन मतभेद, जो मतभेद थे, उसके कारण तनाव पैदा हो जाता है। और ऐसे लगने लगता है एक बार कि इस बार देश का विभाजन होगा, क्योंकि तनाव बढ़ता गया और कोई भी समुदाय झुकने को तैयार नहीं था। तो ऐसे लग रहा था कि देश का विभाजन होगा। तो ये था कि जो बेल्जियम है वो कहाँ है। पहली चीज़ हमने समझी कि यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या दिल्ली की जनसंख्या से भी कम है, हरियाणा की जनसंख्या की लगभग आधी जनसंख्या। अब हमने समझी कि वहाँ की जातीय बनावट क्या है। वहाँ के 59% जो लोग हैं वो डच भाषी है, 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषी है, जबकि 1% जो लोग हैं वो जर्मन भाषी है। समस्या क्या है? जो अल्पसंख्यक है फ्रेंच भाषी है वो ज़्यादा धनी है, ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा समृद्ध है, और डच भाषी है वो पिछड़े हुए। इससे वहाँ पर आपस में तनाव, लड़ाई झगड़ा, ऐसा माहौल बन जाता है और बात आ जाती है देश के बंटवारे को लेकर के। अब बात करेंगे कि बेल्जियम ने यहाँ पर क्या किया। बेल्जियम ने यहाँ पर सत्ता की साझेदारी की, शक्तियों को बांट दिया। कैसे किया? इसे हम कहेंगे बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, क्या कहेंगे इसे? बेल्जियम का पावर शेयरिंग का मॉडल है, सत्ता की साझेदारी का ये मॉडल है। ओके, तो बेल्जियम में 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किया गया। ये कितनी बार संशोधन किया गया? 4 बार। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार संशोधन हुआ। तो ये 4 बार संशोधन। संशोधन समझते हो ना? संविधान में जब भी कोई अमेंडमेंट, कोई बदलाव करना होता है उसको बोलते हैं संशोधन। तो 4 बार उसके संविधान को बदला गया और एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें सभी लोग एक साथ रह सकें। ओके, तो क्या व्यवस्था थी? उसे कहेंगे हम बेल्जियम का सत्ता की साझेदारी का मॉडल। चलिए हम पहले देख लेते हैं बेल्जियम के मैप को और कहाँ पर कौन से लोग रहते हैं। ओके, ये बेल्जियम का मैप है। तो यहाँ पर जो नॉर्थ में आपको दिखाई दे रहा है येलो शेड के साथ, ये फ्लेमिश रीजन है। यहाँ पर रहते हैं डच भाषी, यहाँ पे रह रहे हैं डच भाषी। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर जो रेड शेड के साथ आपको दिखाया गया, तो ये जो है, ये यहाँ पर दिया गया वेलोनिया रीजन है। यहाँ पे फ्रेंच भाषी रहते हैं। वेलोनिया रीजन हम कह सकते हैं, या फ्रेंच भाषी है। ओके,
और ये है डच भाषी इलाका जो नॉर्दर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट जो फ्रेंच भाषी इलाका है। ओके, उसके बाद ये जो यहाँ पर दिया गया इलाका, ये है यहाँ पर जर्मन स्पीकर्स रहते हैं, जर्मन भाषी लोग, और ये यहाँ पर दी गई कैपिटल ब्रुसेल्स। यहाँ पर दोनों भाषी है, लेकिन फ्रेंच भाषी 80% है और 20% 20% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लोगे तो आपको पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा कि कहाँ पर कौन से लोग रहते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि बेल्जियम में जो टकराव था, मतभेद था, तनाव था, उसको दूर करने के लिए 1970 से 1993 के बीच में संविधान में कई सारे बदलाव किए गए। कितने बदलाव किए गए? 4 बदलाव किए गए। तो उसके बाद उन्होंने कुछ नया ऐसा कुछ मॉडल लेके आए जिसे हम बेल्जियम का सत्ता की साझेदारी का मॉडल बोलते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो उसके बाद वहाँ पर शांति ही शांति है, और ऐसी शांति है कि आज वो ब्रुसेल्स, कभी जिसके बंटवारे होने वाले थे उस बेल्जियम के, उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स पूरे यूरोप की कैपिटल है, और बेल्जियम टॉप 10 डेवलप्ड कंट्रीज में आता है पूरे वर्ल्ड में। तो चलिए उस बेल्जियम का सत्ता के साझेदारी मॉडल की विशेषताएं क्या थी। पहली चीज कि उनके संविधान के द्वारा केंद्र सरकार में डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी गई। पहला क्या किया गया कि लड़ाई झगड़ा ना हो, तनाव ना हो। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जैसे अपने यहाँ पर है, उस केंद्रीय सरकार में फ्रेंच भाषी और डच भाषी मंत्रियों की संख्या एक बराबर होगी। पहली चीज ये डिसाइड की। क्लियर। उसके बाद दूसरी चीज ये डिसाइड की कि जो केंद्र सरकार की काफी सारी शक्तियां थी वो लेकर के दोनों क्षेत्रों की राज्य सरकारों को दे दी गई। यानी कि हमने ऊपर देखा कि ऊपर का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे डच भाषी रहते हैं, जो दक्षिणी साउदर्न पार्ट है, दक्षिणी जो बेल्जियम है, वहां पर कौन से लोग रहते हैं? वहां पे फ्रेंच भाषी रहते हैं। उनको शक्तियां दे दी। जैसे घर पे नहीं होता कि ये लीजिए अनाज, ये लीजिए ये सामान, पकाओ और खाओ, ऐसे करते हैं ना कई बार। ऐसा घर में जब बंटवारा या लड़ाई झगड़ा होता है तो ऐसे कुछ शेयरिंग करते हैं। ऐसा ही उन्होंने किया कि भाई ये लो आपकी पावर्स, ये लो आपकी पावर्स, बस अपने अकॉर्डिंग अपना डेवलपमेंट करो, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बंद करो। तो दूसरी जो विशेषता थी, पहली विशेषता क्या थी कि केंद्र सरकार में दोनों भाषी जो समुदाय है उनके मंत्रियों की संख्या एक बराबर होगी, यानी झगड़ा ऊपर से निपट गया। उसके बाद दूसरी विशेषता ये की गई, जो इस मॉडल की विशेषता है, कि केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी शक्तियां लेकर के दोनों क्षेत्रों की राज्य सरकारों को दे दी गई ताकि वो अपने विकास के लिए खुद निर्णय ले पाए। ओके, सत्ता की साझेदारी हो गई ना, वहां पर भी साझेदारी होगी, यहां पर भी साझेदारी होगी। तीसरा निर्णय ये लिया गया, तीसरी जो विशेषता इस मॉडल की, कि ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार होगी और यहां पर भी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा। यानी कि यहाँ पर ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है और इसमें भी यही डिसाइड किया गया कि दोनों भाषी जो समुदाय हैं, जो प्रमुख समुदाय हैं, उनके मंत्रियों की संख्या एक बराबर होगी। यानी कि यहाँ पर भी झगड़ा निपट गया। यहाँ पर हालांकि फ्रेंच भाषी ज़्यादा संख्या में थे, लेकिन वो मान गए। क्यों माने? क्योंकि वहाँ पर डच भाषी माने थे। बराबरी की बात होगी तभी तो कुछ समझौता होगा ना। उसके बाद एक और विशेषता जो अलग है इसका, कि एक और सामुदायिक सरकार का भी गठन किया गया। सामुदायिक सरकार यानी कि वहां पर एक तीसरे प्रकार की सरकार का गठन किया गया जिसको हम सामुदायिक कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। यानी कि ये जो सामुदायिक सरकार थी वो हर भाषाई समूह की अलग थी। यानी डच भाषी है वो अलग चुनेंगे, फ्रेंच भाषी अलग चुनेंगे, जर्मन भाषी अलग चुनेंगे, और वो सरकार कौन से निर्णय लेगी? उनकी संस्कृति, उनकी शिक्षा, उनकी भाषा, उनसे संबंधित निर्णय वो सरकार लेगी। यानी कि ना तो वो राज्य सरकार लेगी, ना ही केंद्रीय सरकार लेगी, यानी कि एक तीसरे प्रकार की सरकार होगी। ओके, यानी कि जर्मन भाषी है तो उनकी एक अलग सरकार होगी। यानी कि उनकी भाषा, स्कूलों में क्या होगा, उनकी संस्कृति को लेकर के बढ़ावे देने के लेकर क्या होगा, या उनकी भाषा को कैसे विकास किया जाए उसका क्या होगा, तो वो तीसरे प्रकार की जो सरकार है वो डिसीजन लेती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो पेचीदा हो जाता है, लेकिन इसने वहां पर सत्ता की साझेदारी का एक ऐसा मॉडल सेट किया कि उसके बाद वो तनाव खत्म हो गया। ओके, तो एक बार थोड़ा सा मोटे तौर पे हम देख लेते हैं कि क्या हुआ। वहां की पहली जो विशेषता है बेल्जियम मॉडल की, कि केंद्र सरकार में डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या एक बराबर कर दी गई, पहली विशेषता। दूसरा, केंद्रीय सरकार से शक्तियां लेकर के देश के दोनों इलाकों की राज्य सरकारों को दे दी गई, दोनों राज्यों की राज्य सरकारों को दे दी गई, यानी कि यहाँ पर भी सत्ता की साझेदारी हुई। तीसरा, ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार का गठन किया गया जिसमें भी दोनों समुदायों के मंत्रियों की संख्या एक बराबर रखी गई। और चौथा, वहां पर एक अलग प्रकार की कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार का गठन किया गया, जो हर भाषी समूह, जो भाषाई समूह थी, उसकी अलग सरकार होती है, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसकी शिक्षा संबंधित निर्णय ये लेती है। तो ये था बेल्जियम का सत्ता की साझेदारी मॉडल। यानी कि बेल्जियम ने उस समस्या का
ऐसे निपटारा किया और वो निपटारा शांति की तरफ लेके गया। वो निपटारा जहां देश का विभाजन होने वाला था उसके बजाय देश और ज्यादा मजबूत हुआ। ओके, ये हमने पहली कहानी समझी कि कैसे सत्ता की साझेदारी करने से देश का विभाजन था वो रुक गया और देश जहां पर पिछड़ेपन की तरफ जा रहा था वो बहुत आगे की तरफ निकल गया। अब हम थोड़ा सा और इसको समझने के लिए एक और कहानी को हम समझेंगे, वो है श्रीलंका की कहानी। श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है, जिसके बारे में आप सभी जानते हो, क्योंकि जब भी हम मैप ऑफ इंडिया करते हैं सबसे पहले कोई देश अगर हम पहचानते हैं तो श्रीलंका होता है, क्योंकि उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना बिल्कुल ईजी होता है। श्रीलंका के बारे में भी हम उसी तरीके से समस्या को समझेंगे, बात करेंगे वहाँ की जातीय बनावट की। तो श्रीलंका एक द्वीपीय राष्ट्र है। ये हम सभी को पता है द्वीप क्या होता है, वो भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसको हम द्वीप बोलते हैं। तो ये एक द्वीपीय राष्ट्र है। ये भारत के दक्षिण में लगभग 2 करोड़ की विविध आबादी है इसकी, यानी कि दिल्ली की जनसंख्या लगभग उसके आसपास ही लगा लीजिए, हरियाणा की जनसंख्या से कम है वहाँ की जनसंख्या। ओके, छोटा सा देश है ये। यहाँ पर अगर हम जातीय बनावट की बात करें, निर्जातीय बनावट की बात करें, तो यहाँ पर 2 प्रमुख भाषाई समूह, भाषा के आधार पे इंडिया से फिर भी कम है। 2 प्रमुख भाषाई समूह, एक है सिंगली भाषा समूह, जो सिंगली भाषा समूह 74%, यानी 74% जो लोग हैं वो सिंगली भाषा को बोलते हैं वहां पर। कितने प्रतिशत? 74%। दूसरा तमिल भाषी, वो 18% है। ओके, 2 भाषाई समूह, मेजोरिटी बहुमत में है कौन सा? सिंगली भाषा है जो कि 74%, जबकि तमिल भाषी जो लोग हैं वो 18% है केवल। लेकिन जो तमिल भाषी है उनमें 2 समूह है। पहला है श्रीलंकाई तमिल। श्रीलंकाई तमिल जो श्रीलंका के ही तमिल है, यानी कि तमिल भाषा तो बोलते हैं लेकिन वो श्रीलंका के ही लोग हैं। 13% ये है। ओके, 13% है ये, और देश के ये मूल निवासी है। दूसरे भारतीय तमिल है, 5% है जो तमिल भाषा बोलते हैं लेकिन वो भारत से श्रीलंका गए। कब गए? जब अंग्रेजी शासनकाल के दौरान वहां के बागानों में, चाय के बागान है, उन पर श्रमिकों के रूप में काम करने के लिए वो चले गए थे, लेकिन वहां के होकर के रह गए। तो यहाँ पर हमें जो भाषाई समूह या फिर हम निर्जातीय समूह, जातीय बनावट के ऊपर अगर हमें नोट लिखना हो तो हम पूरा लिखेंगे कि श्रीलंका एक द्वीपीय राष्ट्र है जो भारत के दक्षिण में स्थित है। और उसके बाद हम बताएंगे कि यहाँ के प्रमुख भाषाई समूह कौन से हैं। सिंगली भाषाई समूह 74%, और तमिल भाषी है वो 18% है। तमिल भाषी उसमें 2 समूह बने हुए हैं, 2 समूह में बांट सकते हैं। श्रीलंकन तमिल 13% और भारतीय तमिल 5%। अगर थोड़ा सा टाइम हो तो आप डिटेल में बता दो कि श्रीलंका तमिल्स जो वहाँ के मूल निवासी है, भारतीय तमिल्स जो अंग्रेजी शासन के दौरान भारत से वहाँ पर बागानों में काम करने के लिए गए थे। तो ये मोटे तौर पर भाषाई आधार पे हो गए, लेकिन यहाँ पर ये जो खिचड़ी है थोड़ी सी और ज़्यादा पेचीदा है। यहाँ पहले देख लीजिए, हम इन समूह को देख लेते हैं फिर हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। यहाँ पर जो मैप में आपको विजिबल है, जो शिंगलीज है, ये जो येलो शेड में दिखाया गया ये है शिंगली भाषी इलाका। ओके, इसके अलावा यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ऑरेंज शेड में, ये श्रीलंकन तमिल्स है कोस्टल एरिया में, और जो सेंट्रल इलाका है यहाँ पर ये है इंडियन तमिल्स। ओके, कैंडी के आसपास का इलाका, जो क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो उनको अच्छे से पता है, कैंडी वहाँ का एक इम्पोर्टेंट सिटी है। तो ये ऐसे ही वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैप में थोड़ा सा अगर मैप बना सकते हो एग्जाम में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ईजी है बनाना। उसके बाद हम बात करते हैं जहाँ पर हमने अभी तक समझा कि श्रीलंका को अगर हम जातीय बनावट की बात करें तो जातीय बनावट के आधार पर देखें तो वहाँ पर 2 भाषाई समूह है। सिंगली भाषा समूह 74%, और जो तमिल्स है वो 18% है, लेकिन तमिल्स है उनके 2 समूह बने हुए हैं। श्रीलंकन तमिल्स 13% और भारतीय तमिल्स है वो 5% है। साथ ही साथ थोड़ी सी और कहानी उलझी हुई है। वहाँ पर जो धर्म के आधार पे भी ये कहानी उलझी हुई है। वहाँ पर अधिकांश जो सिंगली भाषी जो लोग हैं वो बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी है। यानी कि सिंगली भाषी लोग कौन है? वो बौद्ध धर्म के अनुयायी है। जबकि अधिकांश जो तमिल है वो क्या, या तो हिंदू है या फिर वो मुस्लिम है। और 7% के आसपास वहाँ पर ईसाई भी है, जो तमिल भी है और सिंगली भाषी भी है। यानी कि यहाँ पर धर्म के आधार पर भी वहाँ का समाज बंटा हुआ है। लेकिन यहाँ समस्या कहाँ शुरू होती है? यदि हमने जातीय बनावट की बात की, अगर हम बात करें वहाँ समस्या कहाँ आती है? जैसे बेल्जियम में समस्या आई थी क्योंकि वहाँ पर डच भाषी थे वो पिछड़ गए थे, फ्रेंच भाषी आगे निकल गए थे। लेकिन यहाँ पर समस्या अलग आती है। समस्या आती है 1948 के बाद। 1948 में 1948 में श्रीलंका आज़ाद होता है, यानी कि हमारी आज़ादी के ठीक 1 वर्ष के बाद। और वहाँ पर जो लोकतांत्रिक तौर पर जो चुनी हुई सरकार होती है
उसमें सिंहली भाषा ने अपना, जो सिंहली लोग हैं उन्होंने अपना दबदबा स्थापित करने की कोशिश की। यानी कि उनको लग रहा था 74% हम हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग सरकार को चलाएंगे ना, हम थोड़ी सुनेंगे उनकी तमिल भाषियों की, थोड़ी सुनेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग सुनेंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे देश कहीं और चला गया। देश को जाना था कहीं और चला गया किसी दूसरे रास्ते पे। अब ये कौन से कदम उठाए, ये हमारा यहाँ पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा कि बहुसंख्यकवाद क्या है। बहुसंख्यकवाद को समझना है कि बहुसंख्यकवाद मतलब कि जब बहुसंख्यक जो समूह है वो अपने अनुसार सरकार चलाने की कोशिश करता है, अपने अनुसार निर्णय लेता है, तो उसे बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। ओके, तो यहाँ पर आज़ादी के बाद जो बहुसंख्यक जो वर्ग है कौन सा है, सिंहली भाषी जो लोग हैं, धर्म के आधार पर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सरकार को चलाने की कोशिश की। उन्होंने कई सारे कदम उठाए। कौन कौन से कदम उठाए, जैसे उन्होंने 1956 में सिंहली भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे दी। यानी कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारी राष्ट्रीय भाषा होगी। जैसे अपने यहाँ पे नहीं है, जैसे हम कहने को कह देते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, कामकाज की भाषा है। हमारे यहाँ पे 22 अन्य भाषाओं को भी कामकाज की भाषा के तौर पर मान्यता दी गई है हमारे संविधान के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पर क्या किया गया, 1956 में सिंहली भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई। यानी कि तमिल भाषा की अवहेलना कर दी गई। उसमें यह कहा गया कि आपका कामकाज है, आपको एग्जाम देने हैं, तो वो सिंहली भाषा में ही होंगे। अब तमिल को लगा कि हमारी भाषा का क्या, यानी कि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लिया। उसके बाद एक और संविधान में उन्होंने बदलाव किया। उन्होंने ये निर्धारित किया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा और उसे बढ़ावा देगा। यानी कि बौद्ध धर्म को उन्होंने राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया। यानी कि पहले उन्होंने सिंहली भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया, तमिल की जो भाषा है उसकी अवहेलना कर दी गई, उसको इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया। उसके बाद कुछ और नीतियां लेके आई कि विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी है, उसमें भी जो पद हैं या सरकारी नौकरी है, उसमें सिंहली भाषा बोलने वाले आवेदक जो होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि एडमिशन में भी उनको वेटेज दिया जाएगा और जॉब में भी उनको वेटेज दिया जाएगा। अब सब गड़बड़ हो गई ना, यानी कि तमिल लोग हैं उनको तो एक साइड लाइन में लगा दिया गया। उनको तो कोई पूछ भी नहीं रहा था कि भाई आप क्या चाहते हो, आप भी हमारे देश के लोग हो। उनको लिए बराबरी की बात वहां पे खत्म कर दी गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, सत्ता की साझेदारी हो रही है, नहीं हो रही ना। एक ही वर्ग है, एक ही समूह है, वो सारी शक्तियों को प्रयोग कर रहा है और वो भी अपने लिए। तो होना क्या था भाई, जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। तो इन फैसलों ने धीरे धीरे जो श्रीलंकाई तमिल थे उनके बीच में अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया। उन्हें लगा कि उनका इस देश में कुछ नहीं हो सकता। उन्हें लगा कि हमें तो अलग देश की मांग करनी चाहिए। श्रीलंकाई तमिलों ने क्षेत्रीय स्वायत्तता क्या होता है, यानी कि उनको जो भी उनका इलाका है कि वहां पर उनको कुछ राइट्स दे दिए जाए। जैसे कि बेल्जियम में हुआ था, बेल्जियम में क्षेत्रीय स्वायत्तता थी। दोनों इलाकों को, दोनों जो राज्य थे, फ्लेमिश या वेलोनिया थे, तो उनको शक्तियां दे दी गई थी ना कि वो अपने डिसीजन खुद ले। तो इन्होंने डिमांड की कि हमें, चलो आप नहीं करते, हमें कुछ पावर्स दे दो, हम अपने डिसीजन खुद ले लेंगे, अपनी ग्रोथ हम खुद देखेंगे। तो इन्होंने क्षेत्रीय स्वायत्तता, शिक्षा और नौकरियों को हासिल करने में एक समान अवसर की समानता और आधिकारिक भाषा के रूप में तमिल की मान्यता की मांग की। यानी कि उनकी 3 मांग थी। एक तो क्षेत्रीय स्वायत्तता उनको दी जाए, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रीजनल ऑटोनॉमी, कि उनको कुछ शक्तियां दी जाए ताकि वो अपने इलाके का विकास कर पाए। दूसरी उनकी मांग थी कि समानता का अवसर, कि नौकरियों में या फिर जो यूनिवर्सिटी वगैरह है वहां पर एडमिशन के लिए समानता का अधिकार दिया जाए। और तीसरा था कि तमिल भाषा को भी सिंहली भाषा के समान जो ऑफिशियल है, आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए। ओके, उनकी 3 मांग थी। लेकिन तीनों मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। भाई उनके पास पावर थी, शक्ति थी, उनको लग रहा था कि इनको कौन पूछता है, हमारी शक्ति है, चुनाव होते हैं, हमारी सरकार बनती है, हम अपने डिसीजन लेंगे। और इसके लिए एक संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। वहाँ पे पार्टियां बनाई जाती है, कई सारे राजनीतिक दल बनते हैं तमिलों के, और संघर्ष का वहाँ पर शुभारंभ होता है। ये जो संघर्ष था, बात हद से आगे बढ़ जाती है। 1980 के दशक के अंत या मध्य की बात करें तो 1980 के दशक में श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में एक स्वतंत्र तमिल ईलम, यानी कि तमिल ईलम क्या है, एक राज्य है। ईलम जो तमिल भाषा का शब्द है, तो एक तमिल ईलम, एक अलग देश की मांग शुरू हो जाती है। यानी कि उन्होंने कहा कि जब नहीं दे रहे हो तो हमारा एक अलग देश बना दिया जाए, जो उत्तरी इलाके हैं या पूर्वी इलाके हैं वहां पर।
और जल्द ही ये जो मांग थी, ये जो आंदोलन थे, वो हिंसक बन जाते हैं, यानी कि हथियार उठा लेते हैं ये लोग। और वहां पर शुरुआत हो जाती है गृह युद्ध की। गृह युद्ध होता है, किसे कहते हैं? जब किसी देश के दो समुदायों के बीच में आपस में युद्ध हो जाए तो उसे हम गृह युद्ध बोलते हैं, सिविल वॉर इंग्लिश में बोलते हैं। यानी कि किसी बाहरी देश का दूसरे देश का कोई लेना देना नहीं होता। तो वहां पर गृह युद्ध में बदल जाता है ये सारा माहौल। इसके कारण क्या होता है? दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे जाते हैं। श्रीलंका जो बहुत अच्छी पोजीशन में था विकास के आधार पे हम देखें तो कहीं पीछे रह जाता है। हालांकि अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें तो इंडिया से आज भी कहीं आगे है, बहुत आगे है आर्थिक विकास में, लेकिन और भी आगे हो सकता है। सोचिए, अगर वो 10 से 12 वर्षों तक उसी युद्ध में ना उलझे होते तो कहाँ होते? तो वहां पर उसके परिणाम क्या निकले? दोनों समुदायों के हजारों लोग वहां पर मारे जाते हैं। साथ साथ इसी सिविल वॉर के कारण, गृह युद्ध के कारण देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को बड़ा झटका लगता है। यानी कि सामाजिक जीवन है, सांस्कृतिक जीवन है, उनका आर्थिक विकास है, वो सब कुछ रुक जाता है। तो यहाँ पर दो कहानियां देखी। एक कहानी हमने देखी बेल्जियम की कहानी, जहां पर सत्ता की साझेदारी की गई और उसके परिणाम क्या निकले? सभी लोग अमन शांति के साथ, भाईचारे के साथ वहां पर रह रहे हैं, देश विकास की पटरी पर दौड़ा जा रहा है। दूसरा, श्रीलंका की कहानी, जहां पर सत्ता की साझेदारी नहीं की गई। क्या हुआ? देश कमजोर हो गया। विकास की पटरी पे दौड़े जाने की बात तो अलग है, जहां दौड़ रहा था उसके ऊपर ब्रेक लग गई। ऐसा हुआ ना। तो यहाँ पे हमने समझा कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। लोकतंत्र में उन देशों में सत्ता की साझेदारी बेहद आवश्यक है जहां पर अलग अलग जाति, धर्म, भाषा या विभिन्न प्रकार की विविधता जहां होती है, तो वहां पर सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, देश की एकता के लिए, देश की शांति के लिए, देश के विकास के लिए। तो हमने दोनों कहानियों से क्या समझा? इन दोनों कहानियों से कितना हमें समझ में आया? तो चलिए, एक हमारा प्रश्न यहाँ से ये भी बनेगा कि आपने बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों से क्या सीखा? तो हमें इतना समझ में आया कि दोनों देश लोकतांत्रिक है, यानी कि सरकार है वो जनता चुनती है। ये चीज़ तो हमें समझ में आई। लेकिन सत्ता के बंटवारे की अवधारणा या नजरिए में उनका तरीका अलग अलग था। यानी कि सत्ता का बंटवारा किया जाए या ना किया जाए, तो उन्होंने अलग अलग रास्ते अपनाए। बेल्जियम की बात करें तो नेताओं ने महसूस किया कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं और हितों का सम्मान करने से देश की एकता संभव है। उन्हें महसूस किया कि अगर हम अलग अलग जो क्षेत्र है या समुदाय है, उनकी अगर भावनाएं, उनके जो हित हैं, उनका अगर सम्मान करेंगे तो देश में एकता बनी रहेगी। और सत्ता साझेदारी की व्यवस्था है, उसको अपनाया उन्होंने। सत्ता की साझेदारी वहां पर की गई। श्रीलंका में क्या देखा कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय है, सिंगली भाषी जो समुदाय है, उसने दूसरे जो समूह है उन पर दबदबा जमाने की कोशिश की और सत्ता की साझेदारी नहीं की। और इससे क्या हुआ? वहां की एकता है वो छिन्न भिन्न हो गई, देश कमजोर हो गया, देश टूटने की कगार पर पहुंच गया। ओके, ये चीज हमने समझी। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, फिर श्रीलंका की जातीय बनावट क्या थी, वहां की समस्या क्या थी और वहां पर क्या परिणाम निकले। बहुसंख्यकवाद को हमने देखा। बेल्जियम की कहानी में हमने देखा कि वहां की जातीय बनावट क्या थी और वहां का बेल्जियम का सत्ता की साझेदारी का मॉडल क्या था। और उसके बाद हमने यहाँ पे तुलना कर ली कि दोनों से हमने क्या सीखा। ओके, तो ये हमारा लगभग 80% चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। बस इतना सा। अब हम दो और टॉपिक डिस्कस करेंगे कि सत्ता की साझेदारी जो हमने अभी समझा कि क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। थोड़ा सा सोचिए, आप नोट डाउन कर सकते हो। चलिए, मैं ही आपके साथ शेयर करता हूं कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी है क्यों आवश्यक है या क्यों वांछनीय है, क्यों जरूरी है। यह आपका इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें पहला जो कारण हमारा बनेगा, सत्ता साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूह हैं उनके बीच में संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। यानी कि आपस में जो टकराव है उसकी संभावना काफी कम हो जाती है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी की जाएगी, मिल बैठ के रहेंगे तो क्या टकराव होगा? नहीं होगा। आप घर पे ही देखिए कि अगर हम मिल बैठ के डिसीजन लेते हैं, सारे जितने फैमिली मेंबर्स है थोड़ा सा डिस्कस करके डिसीजन लेते हैं, तो क्या टकराव होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने बैठे डिसीजन लेंगे, मिल के डिसीजन लेंगे। तो ऐसा ये होता है कि सत्ता की साझेदारी से क्या होगा, सामाजिक समूहों के बीच में संघर्ष की संभावना वो कम हो जाती है, जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा। दूसरा, इससे सामाजिक तनाव है वो कम होता है, यानी कि सामाजिक तनाव से बचने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अगर हम सत्ता की साझेदारी नहीं करेंगे, हो सकता है शासन चला लें जैसे कि श्रीलंका में चला गया, लेकिन क्या आपस में प्यार रह पाएगा, भाईचारा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, आपस में मनमुटाव हो जाएगा। दूसरा, जो तीसरा है,
कि हिंसा या दंगों से बचने के लिए, आपसी जो हिंसा है, गृह युद्ध है, दंगे हैं, उनसे बचने के लिए जरूरी है कि सत्ता की साझेदारी की जाए। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो हिंसा होगी ही होगी, क्योंकि जब भी दबाने की कोशिश की जाएगी तो हिंसा होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि सत्ता की साझेदारी की जानी चाहिए। इसके अलावा देश के विभाजन को रोकने के लिए भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। श्रीलंका का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जहां पर सत्ता की साझेदारी नहीं की गई तो क्या हुआ, देश के विभाजन के हालात पैदा हो गए थे। यूगोस्लाविया एक और यूरोप का देश था जिसके 7 टुकड़े हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि सत्ता की साझेदारी नहीं की गई थी। समाज के विभाजन को रोकने के लिए अगर सत्ता की साझेदारी हम नहीं करते तो समाज मिलजुल के नहीं रह पाता, उसमें टुकड़े हो जाते हैं। आप कहीं पर भी देखिए कि अगर सब लोगों को एक समान अधिकार नहीं मिलेंगे, हो सकता है वो ना बोले लेकिन आपसी भेदभाव, एक दीवार खड़ी हो जाती है। तो समाज के विभाजन को रोकने के लिए भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, ताकि हम सब एक साथ मिलजुल के रह पाएं। इसके अलावा शांति बनाए रखने के लिए अगर हम सत्ता की साझेदारी नहीं करेंगे तो क्या होगा, शांति नहीं रहेगी, युद्ध की संभावनाएं बनी रहेगी, तनाव बना रहेगा, आपसी लड़ाई झगड़े होंगे। तो शांति बनाए रखने के लिए भी सत्ता की साझेदारी वो आवश्यक है। राजनीतिक स्थिरता के लिए भी अगर हम सत्ता की साझेदारी नहीं करेंगे तो राजनीतिक तौर पर भी उथल पुथल चलती रहेगी, कभी ये आंदोलन कभी वो आंदोलन, इस प्रकार की बातें हैं वो चलती रहेगी, राजनीतिक तौर पर स्थिरता भी नहीं होगी। इसके अलावा एक और कारण, जो हमने ऊपर जो कारण हमने देखे वो थे कि हमें क्यों करनी चाहिए, क्या लाभ होगा। एक और कारण है जो कि हम कह सकते हैं ये नैतिक कारण है, वो है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की मूल भावना है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की मूल भावना है, ये हम नैतिक कारण कहेंगे। नैतिक कारण कैसे? कि लोकतंत्र क्या कहता है, लोकतंत्र कहता है लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन है, जिसमें सभी लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ओके, अगर हम सत्ता की साझेदारी नहीं करें तो इसका मतलब हम सभी लोगों को एक समान अधिकार नहीं दे रहे। अगर एक समान अधिकार नहीं दे रहे तो इसका मतलब वहां पर लोकतंत्र है नहीं सच्चे अर्थों में। तो हमें लोकतंत्र को अगर सही अर्थों में सही अर्थों में अगर लेकर के आना है तो हमें सत्ता की साझेदारी करनी ही होगी। ओके, तो यहाँ पर ऊपर के जो कारण थे वो हमने लाभ के आधार पे देखा कि क्या लाभ होगा, क्या हानि हो सकती है कि हम सत्ता की साझेदारी करें, और ये हमारा हो जाएगा नैतिक कारण। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा जिसका आप हेडिंग के साथ लिख सकते हो, थोड़ा सा डिटेल में लिखोगे, आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सत्ता की साझेदारी कैसे की जा सकती है, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन से हो सकते हैं। तो सत्ता की साझेदारी आधुनिक अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की जाए तो पावर शेयरिंग कई तरीके से हो सकती है। ओके, तो इसके 4 प्रमुख रूप हो सकते हैं। पहला जो रूप है, हम एग्जाम्पल लेंगे अपने इंडिया से, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सत्ता की साझेदारी का पहला जो तरीका है कि सरकार के जो विभिन्न अंग है, यहाँ पे अंग लिखना है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता की साझेदारी, यानी इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। सरकार के विभिन्न अंग, आपने छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 अंग होते हैं। विधायिका का कार्य क्या होता है? विधायिका का कार्य होता है कानून को बनाना, बिलों को पास करना। कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है। न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है। तो इस सरकार के 3 अंगों के बीच में सत्ता की साझेदारी एक तरीका ये होता है। जैसे हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की गई ना, विधायिका की अलग शक्तियां हैं, न्यायपालिका की अलग शक्तियां हैं, कार्यपालिका की अलग शक्तियां, तो एक व्यक्ति के पास नहीं है, ना एक संस्था के पास सारी शक्तियां, बंटवारा हो गया। तो ये सत्ता की साझेदारी का कौन सा तरीका है? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता की साझेदारी, एक तरीका ये हो सकता है, जैसे कि भारत में। ओके, इतना ही लिखोगे काम चल जाएगा। दूसरा जो तरीका है सत्ता की साझेदारी का, कि सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच में सत्ता की साझेदारी, विभिन्न सत्र जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, इसे हम ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए दे दिया कि कई बार लैंग्वेज अगर चेंज हो जाए तो भी आप कर पाओ, अदरवाइज आपका अगर लॉन्ग आंसर टाइप या 3 मार्क्स में आता तो आप सीधा लिख सकते हो, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता की साझेदारी, सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच में सत्ता की साझेदारी, यानी कि सरकार के विभिन्न सत्र ऊपर से नीचे की तरफ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो ये दूसरा तरीका जिसमें सत्ता की साझेदारी की जा सकती है। जैसे हम यूएसए की बात करें, जैसे हम इंडिया के एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो केंद्रीय सरकार की अपनी शक्तियां, राज्य सरकार की अपनी शक्तियां, स्थानीय सरकार की अपनी शक्तियां। ओके, जिसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे संविधान के द्वारा इन शक्तियों को बांटा गया। संघ सूची है, राज्य सूची है, संवर्ती सूची है, 3 सूचियों में बांटा गया, और हर किसी की शक्तियां क्या होगी वो क्लियरली मेंशन किया गया। तो ये भी सत्ता की साझेदारी, यानी कि ना तो केंद्रीय सरकार अपने अकॉर्डिंग, राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, फिर राज्य सरकार में से कुछ शक्तियां पंचायतों को दी गई है,
वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो सत्ता की साझेदारी होगी ना, कहीं पे भी कोई तनाव नहीं होगा, एक समान विकास होगा। तो ये दो तरीके हो गए। उसके बाद तीसरा जो तरीका है कि विभिन्न जो सामाजिक समूह है उनके बीच में सत्ता की साझेदारी। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं बेल्जियम का। बेल्जियम में जो तीसरे प्रकार की सरकार थी, सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो इसी प्रकार का एग्जाम्पल था, यानी कि उनको भी कुछ शक्तियां दे दी गई। हमारे यहाँ पर भी ऐसा, जैसे पिछड़ा आयोग बना दिया गया, अल्पसंख्यक आयोग बना दिया है, उनके पास शक्तियां, कुछ डिसीजन वो ले सकते हैं। तो ये क्या, उन सामाजिक समूहों को शक्तियां दे दी गई। तो ये जो किसी भी देश के विभिन्न सामाजिक समूह है उनके बीच में सत्ता की साझेदारी की जा सकती है। ओके, उनको शक्तियां दी जा सकती हैं। चौथा जो तरीका है वह कि विभिन्न राजनीतिक दल और दबाव समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी। राजनीतिक दल आप देखते हो, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। दबाव समूह होते हैं जो यूनियन होती है, टीचर्स यूनियन, डॉक्टर्स यूनियन, जैसे ट्रक यूनियन, रोडवेज यूनियन होते हैं ना, वकील की इनकी यूनियन अलग होती है, स्टूडेंट की भी यूनियन होती है। तो यहाँ पर लोकतंत्र में हर किसी को अपना दल बनाने की, यूनियन बनाने की आज़ादी है। अब उनके पास भी शक्तियां होती है, डायरेक्ट नहीं होती, लेकिन वो अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, बंटवारा हो गया शक्तियों का, सबको हिस्सा मिलेगा, सबकी बात सुनी जाएगी। तो ये भी एक तरीका है, इससे भी संतुलन बना रहता है। तो ये चौथा तरीका है। ओके, तो ये हुआ हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा। एक बार रिकैप्चुलेट कर लीजिए क्या क्या पढ़ा। सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा। सत्ता का बंटवारा, सत्ता की साझेदारी। फिर हमने दो कहानियां पढ़ी, वहाँ की जातीय बनावट को जाना, वहाँ की समस्या को जाना, और जाना कि उन्होंने क्या समाधान निकाला। और फिर हमने दोनों में अंतर किया कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों कहानियों से क्या सीखा। फिर हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। ओके, देश की एकता के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज की एकता के लिए, हिंसा को टालने के लिए, और देश के विकास के लिए, और लोकतंत्र की आत्मा भी है। और फिर हमने अंत में देखा कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न तरीके कौन से, रूप कौन से। तो 4 तरीके हो सकते हैं। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता की साझेदारी, सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच में सत्ता की साझेदारी, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी, विभिन्न राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच में सत्ता की साझेदारी। तो ये था हमारा काफ़ी ईजी सा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपके इसी जीनियस बैच के साथ साथ जो सोशल साइंस एसएसटी का जीनियस बैच है, हमारा क्लास 10th इंग्लिश का भी जीनियस बैच आपके लिए लेके आए, जिसमें हमारा बोर्ड्स के ऊपर फोकस है, जिसमें हम चैप्टर को ईजी लैंग्वेज में समराइज करते हैं और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर, यानी कि बहुत ईजी तरीके से आपको करवा रहे हैं। तो अगर आपने उस सीरीज़ को नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कर लीजिए। अच्छे लगे तो आपको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।